हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं अल्टरनेटिंग करंट को। और लास्ट लेक्चर तक अपन ने सारा कहानी पढ़ लिया बच्चों, सारे सर्किट रेजोनेंस वगैरह के बारे में। तो अभी जो आज वाला जो लेक्चर है, आज वाले लेक्चर में अपन बेसिक कुछ क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड में, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस के आंसर आपको किस टाइप से लिखना है ये मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। बाकी अपना चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, इसमें कुछ नहीं बचा। क्वालिटी फैक्टर का जो मैंने कल लास्ट में आपको डेरिवेशन बताया था, मैं बता रहा हूँ बच्चों, डेरिवेशन सब करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपको फॉर्मूला बस पता हो क्वालिटी फैक्टर के लिए। और रेजोनेंस वाले न्यूमेरिकल अपन कल कर चुके थे बच्चों। तो आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं कुछ अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर उन्हीं का एमसीक्यू बना के भी पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, बोर्ड के लिए मैं 2-3 क्वेश्चन लिखाऊंगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्या है देखो, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है आपसे, शो दैट एवरेज हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग a cycle of AC is the same as produced by DC with I equal to IRMS। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो इस क्वेश्चन का आपको कैसे सॉल्यूशन लिखना है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ जरा इस क्वेश्चन का आंसर किस टाइप से लिखना होगा आपको। तो पहले क्वेश्चन लिख लो आप लोग, और अगर हो सके तो आप लोग खुद से भी ट्राई करो बच्चों, ठीक है, हो सके तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो आप लोग। तो मैं लिखता हूँ जरा सॉल्यूशन क्या है। देखो, पहले मैं डीसी की बात करता हूँ बच्चों। अगर मान लो डीसी है, फॉर डीसी, जैसे मान लो ये एक वायर है, ये वायर का रेजिस्टेंस R मान लिया, इसमें करंट I पास हो रही है, और ये I जो करंट है ना, ये डीसी करंट है। तो हीट लॉस कितना आ जाएगा, हीट लॉस जो होगा इस वायर में वो क्या लिख दूंगा मैं, I² R, और I² R। पावर लॉस, पहले अगर मैं पावर लॉस लिखूं तो पावर लॉस क्या लिखूंगा मैं, I² R। ठीक है, तो पावर लॉस तो इतना हो गया। अब ये पावर लॉस मुझे पता है बच्चों, ये डीसी करंट है, कांस्टेंट डीसी मान लेते हैं अपन, I एंड R कांस्टेंट है, I जो है कांस्टेंट है, एंड साथ में रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता ही है। तो हीट लॉस क्या आ जाएगा बच्चे, हीट लॉस आ गया कितना, हीट लॉस इन वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, I² R इंटू टाइम T। तो ये जो हीट लॉस को मैं H से अगर डिनोट करूँ तो हो गया I² RT, T हो गया है टाइम। ये तो कहानी होगी बच्चों अपने पास किसके लिए, डीसी के लिए। अगर यही कहानी अगर मैं एसी में लिखता हूँ तो देखो क्या होगा। अगर एसी के लिए लिखा जाए, फॉर एसी, ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो ये करंट होगी ना, ये R आ गया। अब ये करंट मान लो इंस्टेंटेनियस करंट है, ये आई करंट जो है बच्चों, कौन सी करंट मान ली अपन ने, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। कौन सी करंट मान ली अपन, आई जो है इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। ये अगर इंस्टेंटेनियस करंट है आई, ठीक है, तो अगर ये इंस्टेंटेनियस लॉस को क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर लॉस, इंस्टेंटेनियस पावर लॉस, ये क्या लिख देते हैं बच्चों अपन, I² R। अगर इस सर्किट में कोई कैपेसिटर इंडक्टर भी होगा तो भी उसमें तो एनर्जी में लॉस नहीं होता, तो I² R ही लिखना होगा, ठीक है। तो ये पावर लॉस आ गया, इंस्टेंटेनियस पावर लॉस। अब अगर मुझे हीट लॉस चाहिए, अब यहाँ पे बच्चों ये I क्या, ये कांस्टेंट तो है नहीं, ये I तो क्या है, वेरिएबल है क्या। तो अगर मुझे हीट लॉस निकालना है, I जो है ये वेरिएबल है क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस करंट है, तो हीट लॉस निकालूं मैं, हीट लॉस इन वायर, ठीक है। अब ये वायर में हीट लॉस निकालना होगा तो मुझे इंटीग्रेशन करके निकालना होगा, डायरेक्ट टाइम का मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। तो क्या लिखूंगा मैं, I² R dt, और इंटीग्रेट कर दिया। ये इस टाइप से हीट लॉस आएगा बच्चों, ठीक है। अब ये जो हीट लॉस आया ना, इस हीट लॉस को मैं ऐसे लिख दूं,
हीट लॉस इक्वल टू, ये हीट लॉस को एच से डिनोट कर दिया मैंने, आर तो कांस्टेंट बाहर आ गया, आई स्क्वायर डी टी, ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब इसको अगर मैं लिखूं बच्चे, अब ये जो आई स्क्वायर डी टी को है ना, मैं इस टी टाइम में अगर मैं हीट लॉस लिखना, हीट लॉस जो है एच है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है आर इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी इंटू इंटीग्रेशन डी टी। मैंने इंटीग्रेशन डी टी का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, जैसे आप नॉर्मल मैथमेटिक्स में टी का मल्टीप्लाई 2 या 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, ऐसे मैंने इंटीग्रेशन डी टी का मल्टीप्लाई कर दिया। तो एच क्या हो गया बच्चों, आर, और ये वाली टर्म देखोगे ना तो ये आरएमएस करंट का स्क्वायर है, और ये टोटल टाइम आ गया। तो यहाँ जो हीट लॉस आ रहा है वो कितना आ गया बच्चों, आई आर एम एस स्क्वायर आर इंटू टी। क्लियर है, तो यहाँ तक की कहानी क्लियर। अच्छा, किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा हो कि सर ये आई आर एम एस स्क्वायर क्यों आया, तो आपको पता होना चाहिए आर एम एस जो करंट होती है बच्चों, आर एम एस करंट क्या होती है, रूट ओवर इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। ठीक है, क्लियर है। ये मैंने नीचे इसलिए लिख दिया ताकि आपको ये वाली स्टेप समझ आ जाए कि ये वाली स्टेप कैसा है। तो यहाँ से अगर देखा जाए बच्चों, तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अगर देखा जाए तो जो अपन प्रूव करना चाह रहे हैं वो हो गया क्या, शो दैट एवरेज हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए साइकिल ऑफ एसी सेम एज प्रोड्यूस इन डीसी विद आई इक्वल टू आई आर एम एस। तो यहाँ जो आई आ रहा है हीट लॉस के कारण जो आई है वही सेम यहाँ आई आर एम एस आ रहा है क्या। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आई इक्वल टू आई आर एम एस, ठीक है ना। तो हो गया प्रूफ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आई इक्वल टू आई आर एम एस लिख देना है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जरा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आई इक्वल टू आई आर एम एस एंड हेंस, ठीक है। ये आई आर एम एस की कहानी कैसे लिखी है ये आपको यहाँ समझ में आ जानी चाहिए। आई आर एम एस जो होता है इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी, ठीक है। तो ये आई आर एम एस होता है, तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन डी टी का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी लिख लो, डालो जल्दी, वीडियो पॉज करो और जल्दी यहाँ तक की कहानी आप लोगों को लिख लेनी है बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ तक की कहानी लिख ली होगी, ठीक है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो है ना और अलग तरीके से भी पूछा जाता है। किस टाइप से पूछा जा सकता है, देखो इसमें उसका सॉल्यूशन भी आपको यही लिखना होता है। पहले तो पूरा सॉल्यूशन लिख लो आप बच्चों यहाँ से यहाँ तक, और आपको ये समझ में आ गया होगा क्यों अपन आरएमएस बार बार इतना चिल्लाता हूँ मैं बार बार कि अल्टरनेटिंग करंट मतलब आरएमएस क्यों होता है। आरएमएस इसलिए बच्चों क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो क्या रहा है, यहाँ पे जो ये करंट है ना, इंस्टेंटेनियस करंट में तो हीट लॉस अलग अलग आएगा, ठीक है। बट अपन पूरे साइकिल की बात करते हैं तो पूरे साइकिल में जो है ये आई आर एम एस के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और कुछ भी हो, कुछ भी टाइम ड्यूरेशन हो, आप तो आई आर एम एस स्क्वायर आर टी हीट लॉस लिख सकते हो, ठीक है बच्चे। यहाँ तक की कहानी। एक और इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि व्हेन ऐसी आर एम एस करंट इज इफेक्टिव करंट, जो आर एम एस को है हम इतना इंपोर्टेंस क्यों देते हैं बच्चों, उसका रीजन यही जो अपन ने प्रूव किया ना, यही लाइन है, ठीक है। क्वेश्चन आता है व्हेन आर एम एस करंट इज इफेक्टिव करंट इन अल्टरनेटिंग करंट या एसी सर्किट। तो एसी सर्किट में जो है आरएमएस करंट इफेक्टिव करंट क्यों होती है, तो रीजन क्योंकि जो आरएमएस करंट के कारण जो हीट लॉस आ रहा है ना, वही सेम हीट लॉस आता है किसके कारण, डीसी के कारण। तो ये जो शो दैट लिखा है ना मैंने, उसको आपको हटा के ये लाइन एंड में लिख देनी और ये पूरा प्रूव कर देना है। एवरेज हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए साइकिल ऑफ एसी सेम एज प्रोड्यूस बाय डीसी विद आई इक्वल टू आई आरएमएस, ठीक है ना। तो ये शो दैट हटा के ये पूरी लाइन लिख देनी है। क्वेश्चन क्या होता है, व्हाई आरएमएस करंट इज इफेक्टिव करंट इन एसी सर्किट। तो अगला वाला क्वेश्चन तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन आप लिख लेना, व्हाई आरएमएस करंट इज इफेक्टिव करंट इन एसी सर्किट। इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर भी यही होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये इस टाइप से, व्हाई आरएमएस करंट इन व्हाई आरएमएस करंट इज
इफेक्टिव करंट इन एसी सर्किट्स, ठीक है। या फिर और भी बहुत सारी लैंग्वेज इसकी बनाई जा सकती है। तो आरएमएस करंट का कोई इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, उसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन हो तो उन सभी का आंसर यही लिखना होगा आपको बच्चों, ठीक है। अगर जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ये वाला क्वेश्चन और सिंपल 1 मार्क का क्वेश्चन, तो आप बस इसका रीजन यही लिख दो, ठीक है ना। एवरेज हीट प्रोड्यूस बराबर, अगर 2 मार्क्स का है तो फिर पूरा आप सोल्व कर सकते हो इस टाइप से, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। यहाँ तक की कहानी आप लोगों ने लिखी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड में पूछा ना पूछा हो, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, और जो मैं जरूरी नहीं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ तो ये बोर्ड के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन बच्चों इनसे जेईई नीट में भी पूछा जा सकता है। इस जेईई नीट में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे बन सकते हैं, यहाँ से जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना उस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। एक मिनट, अब आजा नेक्स्ट क्या है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन, आपको जो है इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन डीसी मीटर या डीसी इंस्ट्रूमेंट्स एंड, अब इंस्ट्रूमेंट एमीटर वोल्टमीटर होंगे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट एमीटर वोल्टमीटर दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों में आपको डिफरेंस पता करके बता देना है क्या क्या डिफरेंस है। क्लियर है, ठीक है बच्चों। तो मैं दोनों के बारे में कुछ टर्म्स लिखता हूँ, क्या क्या डिफरेंसेस है बच्चों। तो अपन एक एक करके सारे डिफरेंस लिख लेते हैं जरा। तो मैं डिफरेंस लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान से समझना है क्या है डिफरेंसेस। तो यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ मैं, ये डिंग डिंग डिंग, ये लाइन है। तो सबसे पहले मैं डीसी के बारे में लिखूँगा, डीसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ठीक है। और फिर मैं यहाँ लिखूँगा बच्चों ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ठीक है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिख लेते हैं यहाँ से, इसमें से लिख देते हैं। और इधर कोई टर्म है, जो टर्म में बेसिक डिफरेंस बताने वाले हैं पर कि कौन सी टर्म्स में ऐसा डिफरेंस है, ठीक है। तो हमें, ठीक, तो पहला टर्म आता है बच्चे जो ये जो है ना बेस्ड ऑन, या इसको अपन सिंपल प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, डीसी इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल अलग है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल अलग है। जैसे अपन ने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या सिंपल गैल्वेनोमीटर पढ़ा था, अपन ने करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। तो ये जो बेस्ड होते हैं, ये होते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, या जो ये जो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं बच्चों, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट बोल दूं मैं, या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बोल दूं, ठीक है। आपको बताओ तो एमीटर वोल्टमीटर अपन ने गैल्वेनोमीटर से तो बनाया था, और ये वाला जो गैल्वेनोमीटर होगा बच्चों, ये मूविंग कॉइल वाला नहीं होता, ये होता है हॉट वायर। हॉट मींस गरम, हॉट वायर। अब ये हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। उसको लेके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको समझ में ऐसा लग रहा होगा सर ये हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स अभी मैं आपको समझा दूंगा बच्चे। क्लियर है। तो आप पहले यहाँ तक लिखो जल्दी। अच्छा, पूरी टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट आई। इसके बाद एक आता है बच्चों, ये जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का जो कंसेप्ट है, ये कहाँ से निकल के आता है, ये मैग्नेटिक फील्ड से आता है क्या बच्चों। ये किससे आता है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये क्या आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आपको पता होगा जितना करंट होता है फाई उसके डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल आता है, ठीक है। यहाँ होता है ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसका कंसेप्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ
करंट। अभी मैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा ना, तो थोड़ा और ये क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट जो है अगला पॉइंट पर आ जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है, देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है बच्चों आता है, ये रीडिंग कौन सी देने वाले हैं, ये जो रीडिंग क्या करती है, ठीक है ना। रीडिंग जो देते हैं ये वाली वैल्यू, ये जो रीडिंग देते हैं ये एवरेज वैल्यू रीड करते हैं। कौन करता है एवरेज वैल्यू रीड, डीसी। और आपको एवरेज कोई भी करंट दिया हो, क्या उस करंट का एवरेज निकालना सिखाया है, कोई भी करंट का एवरेज वैल्यू मैंने निकालना सिखाया है, कोई भी वोल्टेज का एवरेज वैल्यू भी निकालना सिखाया है चैप्टर की शुरुआत। और ये रीड करते हैं रूट मीन स्क्वायर, और आपको मैंने ये बहुत बार बताया भी है, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर। मैं जब भी क्वेश्चन में देता हूँ, क्वेश्चन में जब भी मैं देता हूँ बच्चों, मीन्स मैंने जब भी क्वेश्चन में एमीटर वोल्ट मीटर लगाया है, मैंने साथ में आपको बताया होगा हर बार कि ये एमीटर जो है आरएमएस करंट रीड करेगा, ये वोल्ट मीटर आरएमएस वोल्टेज रीड करेगा, ठीक है। तो ये वाला रीडिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी थोड़ा हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताऊंगा तो थोड़ा और क्लियर होगा। अभी ये वाली चीजें आपके लिए नहीं है, इन सभी के बारे में भी मैं हेडिंग लगा कर लिखवा दूंगा। तो ये रीडिंग होगी। रीडिंग के बाद जो है आता है क्या, इफ यूज्ड इन। अब ये वाले को है ना डीसी है, अगर मैं इसको एसी में यूज कर लूं, डीसी को किससे यूज करूं बच्चों, अगर डीसी एमीटर या डीसी वोल्ट मीटर को मैंने लगा दिया एसी सर्किट में, तो आपको पता है ये डीसी इंस्ट्रूमेंट तो क्या रीड करते हैं, एवरेज वैल्यू, और एवरेज वैल्यू तो सर्किट में क्या हो जाएगी, एवरेज करंट जीरो, एवरेज वोल्टेज जीरो। तो यहाँ पे जीरो रीडिंग ही आने वाली है। कब, जब डीसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करूंगा मैं कहां पे, एसी करंट, एसी सर्किट में, एसी सर्किट, देन दे रीड्स जीरो। अभी जीरो रीडिंग क्यों आ रही है बच्चों, क्योंकि एवरेज वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, अब वो वोल्टेज करंट दोनों की एवरेज वैल्यू जीरो आ जाती है, ठीक है। और ये वाले तो एसी और डीसी दोनों में काम करेंगे, एसी एंड डीसी, देन इंस्ट्रूमेंट्स वर्क, ठीक है, देन इंस्ट्रूमेंट वर्क्स प्रॉपर्ली, प्रॉपर काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स अगर आप जो है ना ठीक है, अगर मान लो ये जो है बच्चों ऐसे इंस्ट्रूमेंट को मैं एसी में लगा दूं तो कोई दिक्कत नहीं, आरएमएस रीडिंग दे रहा हूं, और अगर मैं एसी को डीसी में लगा दूं तो भी वो प्रॉपर रीडिंग देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्यों, क्योंकि ये तो आरएमएस रीड करते हैं ना, ठीक है। हैज इट मेजर्स आरएमएस, ठीक है, ये आरएमएस रीड करते हैं, इसलिए इनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एवरेज वाले में ऐसा गड़बड़ हो रहा था कि जीरो आ रहा था, ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर है। और अच्छा ये डिफरेंस बच्चों इस पर डिपेंड करेगा कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर 2 या 3 मार्क का है तो पूरा लिखना है, अगर 1 नंबर का है तो फिर सिंपल सा 1 या 2 लाइन में कुछ भी चिपका देना जो आपको अच्छा लग रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट, यहां जो डिफ्लेक्शन आएगा बच्चे, ये जो डिफ्लेक्शन आएगा, ये जो डिफ्लेक्शन होता है, ये डिफ्लेक्शन जो होता है फाई, ये होता है बच्चों डिफ्लेक्शन फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। बट यहां जो डिफ्लेक्शन आएगा बच्चे, ये डिफ्लेक्शन होगा फाई प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ऐसा क्यों है अभी आगे समझ आएगा, वेट 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 करिए, समझ आ जाएगा सब, ठीक है। आई स्क्वायर के क्यों प्रोपोर्शनल आ रहा है, अभी मैं आपको हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट समझाऊंगा तो सारी कहानी समझ आ जाएगी। पहले मेरे को हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट ही समझा देना चाहिए, फिर डिफरेंस लिखते तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता, ठीक है। स्केल, अगर बच्चों स्केल की बात की जाए, अगर मैं स्केल की बात करूं तो ये यूनिफॉर्म स्केल होती है, ये यूनिफॉर्म स्केल होगी क्योंकि ये आई के प्रोपोर्शनल है, और ये नॉन यूनिफॉर्म स्केल होगी क्योंकि आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अभी मैं स्केल भी बना के बता दूंगा, और अगर आप लैब में कभी जाने का आपको मौका मिले तो आप इसका स्केल देखना, एसी एमीटर एंड वोल्ट मीटर का वो यूनिफॉर्म नहीं होता। यूनिफॉर्म मींस इक्वल डिवीजन में इक्वल मेजरमेंट नहीं आता, ठीक है। अब फाइव एंड आई, फाइव एंड आई मीन्स आई करंट है और फाइव क्या है, डिफ्लेक्शन। अगर मान लो मैं करंट का वैल्यू रखता हूं यहां पे, जैसे मैंने करंट का वैल्यू रखा कितना बच्चों, आई
इक्वल टू 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। तो जो फाई आएगा, फाई जो डिफ्लेक्शन आएगा बच्चों, यहाँ पे फाई डिफ्लेक्शन आया मान लो सपोज 1 डिवीजन, ठीक है। यहाँ फाई कितना डिफ्लेक्शन आया, 1 डिवीजन, तो यहाँ कितना आएगा 2 डिवीजन, यहाँ कितना आएगा 3 डिवीजन, यहाँ कितना आएगा 4 डिवीजन, ठीक है। बट ये इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो करंट है आई, मान लो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, इस टाइप की करंट है। तो यहाँ जो डिफ्लेक्शन आएगा ना फाई का, ये पहले में तो 1 डिवीजन आ गया, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे में 4 डिवीजन आएगा, और तीसरे में 9 डिवीजन आएगा, और नेक्स्ट आएगा 16 डिवीजन। आपको ये समझ में आया होगा ऐसा क्यों है, ये स्क्वायर में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 25, उसमें 5, ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे की कहानी अभी थोड़ा सा वेट करोगे ना आप तो समझ आ जाएगी। पहले यहां तक आप डिफरेंस लिख लो पूरा। कहानी लिख डाली बच्चों आगे, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं डीसी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको बता रहा हूं बच्चों, अच्छा डीसी नहीं सॉरी एसी, जो एसी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्लियर है ना। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो होंगे बच्चों, ये जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये किस पे बेस्ड होते हैं, हॉट वायर प्रिंसिपल पे, ठीक है। तो ये कैसे काम करते हैं ये अब अपन समझते हैं। अगर आप लोगों ने यहां पे यहां तक का अगर आप लोगों ने पूरा का पूरा लिख लिया है पूरा अच्छे से वीडियो पॉज करके, तो मैं आगे की कहानी आपको समझा देता हूं। टिंग टिंग टिंग, चलो समझते हैं, देखो क्या है। तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट समझ लेते हैं, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, मिटा देते हैं इसको। चलो गायब गायब हो गया। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट समझा देता हूं, तो ये वाला क्वेश्चन फिर आपको थोड़ा सही क्लियर हो जाएगा। वैसे जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो है आपकी 12th में एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, बट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। पूरा मैं एनसीईआरटी का मींस एक्यूरेट डायग्राम तो मैं बनाऊंगा नहीं, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि ऐसे कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख रहा हूं मैं, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स। हॉट होता है ये, हॉट एकदम हॉट। देखो कैसे काम करते हैं। जैसे मान लो बच्चों अपने पास यहाँ एमीटर होता है, ये मान लो ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। अब इस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, यहां से मान लो यहां से करंट आती है आई, और ये जो करंट है बच्चों ये इस रेजिस्टेंस से पास होके वापस यहां से करंट निकलती है। एमीटर वोल्टमीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो हीट लॉस होगा, ये एक रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस में जो हीट लॉस होगा, ये जो यहाँ पे हीट लॉस होगा, हीट लॉस इन रेजिस्टेंस, ठीक है। इसमें जितना हीट लॉस होगा बच्चों, इसको कैलिब्रेशन कर दिया जाता है, कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ डिवीजन, ठीक है। मींस अगर मान लो 1 जूल का लॉस हुआ, सपोज 1 जूल हीट लॉस हुआ तो 1 डिवीजन आ गया, 2 जूल लॉस हुआ 2 डिवीजन, ठीक है। तो अब आपको पता है जो हीट लॉस होता है, हीट लॉस ये क्या होता है, I/RMS स्क्वायर इंटू R इंटू T, ठीक है। तो यहाँ आई करंट आ रही है ना। अब इसकी जो डिविजन्स होते हैं ना, तो सपोज मान लो यहाँ पे जो ये नीडल है, ये इस टाइप का नीडल है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 आ गया, 1 2 3 4, जैसे यहाँ 1 एम्पियर है, ये एमीटर मान लिया अपन 1, ठीक है। एक डिवीजन आ गई, एक डिवीजन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये स्टेप का मैं बना देता हूँ इसको, ठीक है। ये तो अपन ने डिविजन्स बना दिए। अब इसके जो डिविजन्स होंगे ना बेटा, इसमें क्या होगा, सपोज यहाँ 0 एम्पियर है और यहाँ 1 एम्पियर है, ठीक है। मीन्स ये जो एक डिवीजन है यहाँ से यहाँ तक का, ये तो 1 एम्पियर रीड कर रहा है, बट ये जैसे 2 एम्पियर होगा ना, तो 2 एम्पियर में 1 2 3 4, यहाँ आके 2 एम्पियर आने वाली है करंट, ठीक है। 2 एम्पियर के लिए 4 डिवीजन चाहिए और 3 एम्पियर के लिए 9 डिवीजन चाहिए, तो यहाँ 4 5 6 7 8 9, यहाँ इस पॉइंट पर आके 9 एम्पियर आएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है देखो बच्चों, क्योंकि ये जो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये किस पे बेस्ड होते हैं, ये प्रिंसिपल, इनका प्रिंसिपल क्या होता है,
कि ये जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है बच्चों, उसमें जो हीट लॉस होगा, जितना ज्यादा हीट लॉस होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, ये डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिफ्लेक्शन डिपेंड कर रहा है हीट लॉस पे। तो जितना ज्यादा हीट लॉस उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। तो हीट लॉस तो I स्क्वायर RT है ना बच्चों। ठीक है, मान लो 1 जूल का हीट लॉस हुआ, 1 एम्पियर करंट आ गई। 4 जूल होगा तो 2 एम्पियर होगी ना, 4 जूल पे 2 एम्पियर होगी, क्योंकि R और T को तो छोड़ो, I/RMS स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपको ये समझ आया होगा कि यहाँ पे जो एसी में क्या होता है बच्चे, एसी में जब ऐसे इंस्ट्रूमेंट होंगे या होट वायर इंस्ट्रूमेंट या ऐसे इंस्ट्रूमेंट बोल दो, तो इनमें जो है ना ये लॉस इस टाइप से होता है कि इसका स्केल भी नॉन लीनियर हो रहा है, ये I स्क्वायर के कारण। ठीक है, तो ये इस टाइप से एसी होता है। अब डीसी इंस्ट्रूमेंट यूज करने पे दिक्कत क्या होती है, डीसी वाले इंस्ट्रूमेंट मेजर करते हैं क्या, एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू तो 0 आ जाएगी, बट ये आरएमएस वैल्यू तो 0 आने वाली नहीं है कभी। ठीक है, और ये इंस्ट्रूमेंट को मैं कहां भी यूज कर सकता हूं बच्चों, डीसी सर्किट में। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स कैन यूज इन डीसी सर्किट ऑल्सो। ठीक है, डीसी सर्किट में भी काम करेंगे, बट डीसी इंस्ट्रूमेंट्स कैन नॉट वर्क प्रॉपरली इन एसी सर्किट। क्लियर है, एसी सर्किट में ये काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो एवरेज रीडिंग देते हैं, तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज, करंट हो या वोल्टेज हो, वो सब तो 0 आ जाएगी। और ये डीसी क्या मेजर करते हैं, डीसी मेजर क्या करता है, डीसी क्या मेजर करता है, एसी ना, सॉरी, डीसी क्या मेजर करता है, एवरेज वैल्यू, और वो एवरेज वैल्यू तो 0 आ जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको ये कहानी तो समझ में आ गई होगी। अब आपको पूरी टेबल वापस से एक बार रीड कर लेना है। प्रिंसिपल होट वायर, देन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये हीटिंग इफेक्ट के कारण ऐसा आ रहा है। देन मैंने क्या बताया था आपको, स्केल नॉन यूनिफॉर्म हो गई है, ये नॉन यूनिफॉर्म स्केल हो गई है। मींस आपको अगर कभी बच्चों लैब में जाओ आप, तो लैब में जाके जरूर देखना, कभी भी जब भी आप लैब में जाओ तो डीसी एमीटर तो देखा होगा आपने, एसी एमीटर में देखो, एसी एमीटर का जो ये स्केलिंग होता है ना, ये नॉन यूनिफॉर्म होगा। मींस अगर आपको कोई पूछ ले, इसे लिखा नहीं हो, इसे एग्जाम में क्या होता है, वो उसका स्टिकर हटा दे, एग्जामिनर आ गया स्टिकर हटा दिया और आपको 2 एमीटर पकड़ा दिए, बताओ बेटा डीसी कौन सा, एसी कौन सा, आगे। अरे सर इसमें तो लिखा ही नहीं, हम कैसे बताएंगे? अरे स्केल से पहचान लेना है बेटा, अगर यूनिफॉर्म स्केल है तो डीसी है, नॉन यूनिफॉर्म है तो एसी है। अगर आपने पहचान लिया, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, आपको पूरे में से पूरे नंबर दे देगा। वो आपके एक्सपेरिमेंट थोड़ी देखने वाला है कि एक्सपेरिमेंट आपका परफॉर्म हुआ नहीं, वो आपका मेन मार्क्स डिपेंड करते हैं जो उसने क्वेश्चन पूछे हैं ना, वाइवा के जो क्वेश्चन होते हैं उससे। ठीक है ना, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। यहां तक की कहानी आप लोगों ने लिख ली होगी, जल्दी से लिखो यहां तक की कहानी बच्चों, अगर नहीं लिखा है तो यहां तक की कहानी लिख डालो बच्चे जल्दी। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों अपन का, ये जो एसी है, एक क्वेश्चन आता है एडवांटेज ऑफ एसी। ठीक है, 1 मार्क का आएगा, 1 मार्क, ज्यादा नहीं, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है सिंपल सा बोर्ड में, कि जो एसी है वो डीसी के कंपैरिजन में ज्यादा एडवांटेज है उसके, ऐसा क्यों? क्लियर है, तो लिख देता हूँ जरा क्या है ऐसा क्यों आ रहा है। जो डीसी है उसके कंपेयर में एसी क्यों ज्यादा प्रीफर करते हैं लोग, और अपने इवन अपने जो घरों में भी है ना, वो एसी सप्लाई आती है, डीसी नहीं आती। पूरे हिंदुस्तान में एसी आती है, हिंदुस्तान छोड़ो ऑल ओवर वर्ल्ड में सब जगह एसी आती है, डीसी कहीं नहीं आती। क्यों नहीं आती, रीजन उसके पीछे के भी पता लग जाएंगे आपको। ठीक है, तो लिखते हैं जरा क्या है एडवांटेज ऑफ एसी। तो हेडिंग अपना एडवांटेज ऑफ एसी। तो एसी जो है ना उसके क्या क्या एडवांटेज हैं, एक तो सबको पता होगा, जहां भी एडवांटेज पूछ ले, ठीक है ना, सस्ती पड़ती है ये। ठीक है, तो पहला एडवांटेज तो फालतू का, कोई लॉजिकल नहीं, कोई कुछ नहीं, सर हमें तो एसी डीसी हमें थोड़ी पता, एसी इज चीपर देन। ठीक है, पहला तो फालतू वाला, इसमें कोई मतलब नहीं है, कोई भी बता देगा।
दूसरा एडवांटेज क्या है, ठीक है, दूसरा एडवांटेज ये है बेटा कि एसी को आसानी से डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एसी अगर मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा बना दिया, मान लो सपोज कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो एसी पे काम भी नहीं करता, ओनली वो डीसी में ही काम करेगा, तो अपन क्या करेंगे, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। एसी को डीसी में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है, बट डीसी को एसी में कन्वर्ट करना मुसीबत वाला काम है, ठीक है। अब एसी को डीसी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, ये अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे आगे, सेमीकंडक्टर, वहां रेक्टिफायर आएगा, तो वहां समझ में आ जाएगा कि एसी डीसी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो इजीली कन्वर्ट हो जाता है। तो एसी कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू डीसी, और ब्रैकेट में लिख रहा हूं बाई रेक्टिफायर। वैसे अपन ये कहां पढ़ेंगे बच्चों, सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे रेक्टिफायर के बारे में। अभी आपको रेक्टिफायर को सोचना समझना नहीं है, रेक्टिफायर के बारे में ज्यादा समझ में आ जाएगा जब समझाएंगे, अभी ज्यादा दिमाग लगाओगे कुछ ही नहीं होता। रेक्टिफायर का सिंपल सा सर्किट होता है, रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो क्या करता है, एसी को डीसी में कर देता है, बस, बाकी दिमाग नहीं लगाना आपको ज्यादा। थर्ड वाला पॉइंट समझा देता हूं, ठीक है। एसी कैन बी कंट्रोल्ड, एसी कैन बी कंट्रोल्ड इजीली, ठीक है, बाई या सिंपल सा चॉक कॉइल। चॉक कॉइल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी बल्ब है उसके अक्रॉस 110 वोल्ट चाहिए मुझे, या 100 वोल्ट चाहिए, सप्लाई 200 वोल्ट की आ रही है, तो अपन क्या लगा लेंगे साथ में, चॉक कॉइल लगा लेंगे, ठीक है ना। चॉक कॉइल मींस इंडक्टर लगा लेंगे, तो एसी को आप कंट्रोल भी कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे 220 वोल्ट का, 200 वोल्ट का डीसी में कंट्रोल करने में क्या दिक्कत होती है, जैसे आपने इंडक्टर लगाया, तो इंडक्टर या कैपेसिटर लगाया, तो वो शुरुआत में क्या करेगा, कैपेसिटर ब्लॉक हो जाता है शुरुआत में, शुरुआत में तो शॉर्ट सर्किट, बाद में ब्लॉक, इंडक्टर उल्टा हो जाता है, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, लगातार दोनों काम करते रहेंगे। फोर्थ, हाँ, एसी कैन बी ट्रांसमिटेड, इसको आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हो आप ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, लंबी दूरी तक एट लो पावर लॉस, ठीक है, लो पावर लॉस, ठीक है। देखो क्या है बच्चों, अगर मान लो मैंने यहां से एसी को ट्रांसफर करना है, इसको अल्टरनेटिंग करंट मैंने यहां जनरेट किया है, उसको यहां जनरेट किया है, और अपने को भेजना है बहुत दूर दूसरे शहर में, क्योंकि अपने यहाँ सफिशिएंट है ऑलरेडी। अपन ने जो जनरेट किया, मान लो मैंने जो पावर जनरेट की 1000 वोल्ट की पावर मैंने जनरेट कर ली, मेरे पास जो पावर प्लांट है या जनरेटिंग स्टेशन है, वहां पर ने कितना जनरेशन कर लिया, 1000 वोल्ट का। वैसे मेगा वोट में रहता है, बड़ा रहता है, बट मैं आपको कैलकुलेशन मतलब थोड़ी आसान लगे इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने 1000 वोट का यहाँ जनरेशन किया, और मेरे पास जिस सिटी में मैं रह रहा हूँ सूरत में मुझे रिक्वायर्ड है ओनली 600 वोट का, तो 1000 में से 600 तो यहाँ काम आ गया। दूसरा एक चीज ध्यान रखना, हमेशा एसी को अपन स्टोर नहीं कर पाते, ठीक है, ऐसा नहीं बाकी 400 बचाए तो चलो घर में जमा लेते हैं, बक्से में भर के रख देते हैं, या बड़ा सा एक हॉल बना लेते हैं, उस हॉल में भर देंगे 400। एसी को स्टोर नहीं कर पाते बेटा, अगर आपने जनरेट कर लिया तो उसको तुरंत से यूज करना ही पड़ेगा, वरना कोई और ऑप्शन नहीं है अल्टरनेटिव करंट। ऐसा नहीं घर में बिठा के जमा, जैसा पैसा भर रहे हैं ना, ऐसा नहीं भर सकते एसी, ठीक है। तो एसी को तो ऐसे स्टोर नहीं किया जा सकता, मतलब तुरंत से अगर आपने जनरेट किया है ना तो कंज्यूम करना पड़ेगा, या तो जनरेट ही मत करो, ठीक है। अब जनरेट मत करो, होता क्या है जनरली जहां भी यूनिट लगती है, पावर प्लांट बनता है, जैसे थर्मल है या हाइड्रो पावर प्लांट है, वो एक यूनिट नहीं बनाते, कभी भी छोटी छोटी सी 3-4 यूनिट बनाते हैं। तो आपने कभी भी न्यूज पढ़ी हो तो देखा होगा कि वो पावर प्लांट की 1 यूनिट बंद कर दी गई है, या उस पावर प्लांट में 5 यूनिट लगाई है और 4 यूनिट चालू है, एक अभी होल्ड पे रखा है। मतलब होता क्या है, जिसे मान लो अपन ने मेरे पास क्या है बच्चों कि जैसे मान लो मैंने 200 वोट की 5 यूनिट लगा ली, अपने पास सूरत में एक पावर प्लांट बनाया, उसमें 200 वोट की मैंने 5 यूनिट लगा ली, मतलब अपने पास कितना कैपेसिटी है, 1000 वोट का, ठीक है। मैं 1000 वोट का यहाँ जनरेशन कर सकता हूँ। सूरत में कितना रिक्वायर्ड है, 600, बाकी 400 तो मुझे बाहर भेजना है। मैंने लगा तो लिया, क्यों,
हाँ भाई लगा लिया, उतना ही एम्प्लॉई है, सब कुछ वही है, 2 और एक्स्ट्रा लगा लिया, क्या फर्क पड़ गया। अपन दो यूनिट का बाहर भेज के पैसा कमा सकते हैं ना, तो अपन ने क्या किया, 2 यूनिट एक्स्ट्रा लगा ली। चलो बाहर कहीं जरूरत पड़ेगी, बॉम्बे को जरूरत पड़ी भाई, हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत, भेज देंगे, चला के भेज दिया भाई। तो लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ से बॉम्बे के आप कहीं भी भेज दो, सूरत से कोलकाता, कहीं जहां मर्जी पड़े वहां भेज दो, तो आसानी से लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजा जा सकता है। अब आपको लगेगा सर तो जब सूरत में 600 की जरूरत है तो 600 यूज कर लो, बेटा वहां जरूरत है ना भी, तो अपने को क्या है ना, सब जगह का कनेक्टेड रहता है, ये ट्रांसमिशन लाइन इंटरकनेक्टेड रहती है, कहीं से भी कहीं भी आप इलेक्ट्रिसिटी भेज सकते हो, बट स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि सर ये लो पावर लॉस क्यों आ रहा है, लो पावर लॉस क्यों आ रहा है, ठीक है ना, कि जो पावर लॉस है कम क्यों हो रहा है लॉन्ग डिस्टेंस में भेजने पे भी। मतलब मैं यहाँ से बहुत दूर तक भेजूंगा तब भी एसी में कम होगा, डीसी में कम नहीं होगा। क्लियर है, क्यों होगा कम, उसका रीजन भी अभी आगे जाएगा। अच्छा एक चीज और, जैसे मान लो होता क्या है, जैसे सपोज अपन ने एक बार यूनिट चला दी, जैसे एक बार अपन ने 5 यूनिट लगाई है, अब जैसे मान लो सूरत में कभी 700 की जरूरत पड़ गई, फिर कम हो गया 600, 500, 400, वेरिएशन सीजनल है। जैसे गर्मी आ गई तो एसी वगैरह सब चलेंगे, इंडस्ट्री है, दिवाली की छुट्टी आ गई, मान लो दिवाली में क्या होता है, सब जगह ब्रेक होता है, तो सारी क्या होता है, सब जगह छुट्टी लग जाती है, तो वो फिर क्या करें, या तो यूनिट बंद कर दे, सारी इंडस्ट्री बंद हो जाती है। मेन तो जो सप्लाई चाहिए इंडस्ट्री में चाहिए, घरों में तो बहुत कम चाहिए होती। तो होता क्या है, या तो वो यूनिट को बंद कर दे या दूसरी जगह सप्लाई कर दे। ठीक है, तो अगर यूनिट बंद करेंगे, एक बार यूनिट बंद कर दे तो उसको शुरू करने में बहुत ज्यादा कॉस्ट आ जाता है। यूनिट बनी बुनाई पड़ी है, सब कुछ है, बट उसकी इनिशियल प्रोसेस, उसको चालू करने में बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो वो जो पावर प्लांट में वो क्या चाहता है कि उसको बंद ही ना करे, लगातार चालू रहे, ठीक है ना, फिर वो सप्लाई करते रहते हैं इधर उधर, जहां भी जरूरत पड़ती है, डिमांड होती है, वो भेज देते हैं। ठीक है ना, तो लंबी मतलब बहुत दूर दूर तक अपन ये जो जनरेट किया अपन ने इलेक्ट्रिसिटी, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है ना, एसी को करने को डीसी में कर लेंगे, पर डीसी में पावर लॉस ज्यादा होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर डीसी में ज्यादा क्यों, एसी में कम क्यों, वो भी अभी अगला वाला पॉइंट लिखूंगा तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या है, देखो AC can be step up or step down, ठीक है, with the help of transformer, with the help of transformer। ठीक है, मीन्स ट्रांसफॉर्मर की हेल्प लेके अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, एसी को हाई वोल्टेज पे, एसी कैन बी स्टेप अप और स्टेप डाउन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर। मींस अपन क्या करेंगे बच्चों, हाई वोल्टेज पे ला देंगे, किसको, जैसे मान लो पहले तो ट्रांसफॉर्मर समझते हैं। ट्रांसफॉर्मर मैंने लास्ट चैप्टर में आपको एक्सप्लेन किया था। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को अप कर सकता है और डाउन कर सकता है, वो डिपेंड्स करेगा टर्न्स पे, इनपुट आउटपुट के नंबर ऑफ टर्न्स N1 अपॉन N2, आपको पता होगा ना, N1 अपॉन N2 जो बताया था बच्चों मैंने, V1 अपॉन V2, ठीक है, N1 अपॉन N2 इक्वल टू V1 अपॉन V2 इक्वल टू E1 अपॉन E2 इक्वल टू I2 अपॉन I1। मींस मैंने हाई वोल्टेज जनरेट कर लिया। ठीक है, हाई वोल्टेज जो जनरेशन होता है ना, जनरेशन तो एक फिक्स वोल्टेज है, 11,000 वोल्ट पे जनरेशन होता है जनरली। कितने पे, 11,000 वोल्टेज, ये 11 केवी पे जनरेशन होता है ज्यादातर प्लांट्स में। इतनी कहानियां इसलिए मैं सुना रहा हूँ आपको क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा है इन सब के बारे में। मैंने तो इंजीनियरिंग यही करा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4 साल तक पढ़ाई यही करी मैंने, इसलिए मैं इतनी सारी कहानियां सुना रहा हूँ। ठीक है ना, बाकी आपको भी थोड़ा पता लगेगा क्योंकि आपके एनवायरनमेंट में जो इलेक्ट्रिसिटी सब लोग जानते हो तो उसके बारे में इतना थोड़ा पता भी होना चाहिए आपको। तो देखो होता क्या है बच्चों, जो पावर प्लांट होता है, पावर प्लांट में जो एसी जनरेट होती है ना, वो 11 केवी पे जनरेट होती है, 11,000 वोल्ट। उससे ज्यादा पे नहीं करेंगे, ज्यादा पे करेंगे तो वहां और ज्यादा कॉस्ट आ जाएगी और वो जो पूरा जो टरबाइन वगैरह का सेटअप है उसका कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, इसलिए 11 केवी पे करते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, 11 केवी पे जनरेट कर लिया। अब उसको जो ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो उस 11 केवी पे 11,000 वोल्ट पे जनरेट तो कर लिया मैंने, पर उसको 11,000 वोल्ट पे सप्लाई नहीं करना, मींस दूसरी जगह नहीं भेजना, उसको कुछ अलग वोल्टेज, हाई वोल्टेज करके उसको भेजना पड़ता है। अगर मैं 11,000 पे भेजूंगा तो पावर लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। मींस जब भी एसी को सप्लाई किया जाता है एक से दूसरी जगह पे तो हाई वोल्टेज पे किया जाता है। ऐसा क्यों, उसके पीछे का रीजन बताता हूँ। ठीक है, तो पहले यहाँ तक की कहानी लिख लो आप और फिर मैं एसी की सारी कहानी समझाता हूँ मैं। ठीक है,
पहले तो आप यहां समझ लो कि एसी जो है ना, एसी को स्टेप अप और डाउन किया जा सकता है, डीसी को नहीं किया जा सकता। क्यों? जो ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल याद करो, म्यूचुअल इंडक्शन होता है। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब फ्लक्स चेंज होना चाहिए तब जाके इंड्यूस ईएमएफ आएगा। बट एसी में तो क्या होता है, सॉरी डीसी में तो क्या होता है, डीसी में तो करंट कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट, सेकेंडरी में कोई इंड्यूस ईएमएफ ही नहीं आएगा अगर इनपुट में डीसी लगा दी तो। ठीक है, अगर मान लो मैंने एक ट्रांसफॉर्मर बना लिया, सपोज ये ट्रांसफॉर्मर आ गया अपने, ठीक है, और अगर मैंने यहाँ डीसी लगा दिया, डीसी लगा दिया, तो यहाँ आउटपुट में तो जीरो ही आने वाला है ना, आउटपुट में कोई इंड्यूस ईएमएफ ही नहीं आएगा क्योंकि यहाँ डीसी लगा है। आउटपुट में इंड्यूस ईएमएफ कब आएगा? जब यहाँ एसी लगा। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर डीसी पे काम नहीं करता, ध्यान रखना। यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, ट्रांसफॉर्मर डज नॉट वर्क ऑन डीसी। डीसी पे काम नहीं करता, क्यों? क्योंकि डीसी में तो फ्लक्स की कांस्टेंट हो जाएगा, फ्लक्स कांस्टेंट तो इंड्यूस ईएमएफ कहां से आएगा? ठीक है, तो क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स लिख लेना आपको, 5 पॉइंट एसी के जो एडवांटेज हैं। अब मैं बता रहा हूं क्या, ट्रांसमिशन। वैसे ट्रांसमिशन इस टाइप का आपका तो कुछ होगा नहीं, पर मैं बता देता हूं आप लोगों को, थोड़ा समझ आए, फील आए फिजिक्स का कि हाँ कुछ तो पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट में। ठीक है, तो देखो किस टाइप से आपका, ये आपने 10th में पढ़ा होगा वैसे इस टाइप का। ठीक है, 10th में आपको बताते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई किस टाइप से होता है, वो समझ लेते हैं। थोड़ा सा मिटा लेते हैं, पहले बोर्ड को अच्छे से साफ कर लेते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइंस बना रहा हूं मैं, देखो तो ऐसे फालतू की कहानी समझ रहे हैं। ट्रांसमिशन लाइंस, ट्रांसमिशन ऑफ एसी, ट्रांसमिशन ऑफ एसी, एसी को कैसे सप्लाई, एसी को किस टाइप से ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होगा बच्चों, ये पावर प्लांट आ गया सपोज। ठीक है, क्या आ गया, पावर प्लांट आ गया। ठीक है, पावर प्लांट को थोड़ा ऊपर बनाता है। अब ये पावर प्लांट, अलग अलग टाइप के पावर प्लांट भी मैंने आपको सिखाए थे बच्चों लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर में, सॉरी। ये पावर प्लांट आ गया। ठीक है, यहाँ से ये लाइट जनरेट हो गई, कितने पे जनरेट हुई है, 11 kV पे। ठीक है, 11 kV पे जनरेशन कर लिया अपन। अब यहाँ बीच में एक ट्रांसफॉर्मर लगा दिया, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब ये ट्रांसफॉर्मर को ऐसे डिनोट किया जाता है वैसे। ठीक है ना, ये इस टाइप का नोटेशन होता है इसका, बुक्स में अगर आप पढ़ोगे तो 11 kV पे जनरेट कर लिया। अब मैं इसको यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे जो निकला है ना 66 kV पे इसको ट्रांसफर करो। ठीक है, चाहो तो और ज्यादा कर सकते हो, 66 का डबल। ठीक है, तो इसमें मैं यहाँ से आउटपुट, अब ये हाई वोल्टेज है, मान लो ये सिटी अपने पास में, ये एक सिटी है जहाँ पे सूरत में जनरेशन था। ठीक है, कहाँ था ये, सूरत में है, ये सूरत में है और ये भी सूरत में ही रहा होगा। ठीक है, ये पावर प्लांट के जस्ट पास में ट्रांसफॉर्मर लगा होता है। तो वहां से क्या किया मैंने, स्टेप अप। तो ट्रांसफॉर्मर कौन सा, ये स्टेप अप। स्टेप अप क्यों बच्चों, वोल्टेज बढ़ा दिया इसने। ठीक है, स्टेप अप कर दिया इसने, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अब यहाँ से दूसरी सिटी में आ गया था। ठीक है, क्लियर है, दूसरी सिटी में आ गए, या फिर सूरत में अलग अलग लोकेशन हो गई। ठीक है, तो जैसे यही से मैंने क्या किया, 2 कनेक्शन इधर ले लिए। ये तो मैंने सूरत सिटी के लिए ले लिया, सूरत सिटी का कोई लोकेशन पे मैंने एक ट्रांसफॉर्मर लगा लिया। अरे राम राम, ये ट्रांसफॉर्मर आ गया। ठीक है, अब मैंने जैसे सूरत में ही लेना है, तो सूरत में तो मेरे को पास में ही है ना, तो मैं यहीं से ले लेता हूँ। यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, और अपन ने एक ट्रांसफॉर्मर लगा दिया। ये ट्रांसफॉर्मर क्या है बच्चों, स्टेप डाउन, क्योंकि अपने घर में 11,000 kV थोड़ी आती है। घर में जो मान लो सपोज मेरा एक घर है, ये झोपड़ी आ गई मेरी। ठीक है, ये मेरी झोपड़ी आ गई। यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ बल्ब वगैरह जलाने हैं। ये अपना बल्ब आ गया बच्चे, ये बल्ब अगर जलेगा कब, यहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए कितना, 220 वोल्ट की सप्लाई आती है क्या अपने घरों में। ये घर है आपका, सूरत में ही है। ठीक है, तो 220 वोल्ट की सप्लाई है, इधर 11,000 वोल्ट की आ रही है क्या, 11 kV, मतलब ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या किया बच्चों ने, 11 kV से 66 kV पे ला दिया। अब यहाँ दूसरे सिटी में भेज दिया है, एक्स्ट्रा था ना, ये दूसरे सिटी में आ गया। सपोज ये आ गया अपने पास कहाँ पे, वडोदरा में आ गया। ठीक है,
ठीक है, ये जहाँ भी भेजना वहाँ भेज दो जहाँ आपकी मर्जी। यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगा लिया मैंने, इधर कितने पे आया बच्चे 66 kV पे, हाई वोल्टेज पे भेजा जाता है। अब हाई वोल्टेज पे क्यों भेजा जाता है, उस पे पावर लॉस कम होता है। हाई वोल्टेज पे पावर लॉस कम होता है, उसका भी मैं लॉजिक दूंगा अभी आपको, ठीक है। पहले आप ये कहानी समझ लो थोड़ी सी। अब यहाँ क्या किया मैंने, इधर लगा लिए, ठीक है, ये 66 kV। अब यहाँ से अलग अलग लोकेशन पे भेज दिया जाएगा, ये अलग लोकेशन, इधर अलग लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन आप किसी और का घर, आपके मित्र का, ठीक है। अब ये 66 kV से मान लो सपोज 11 kV पे आ गया इधर। अब यहाँ 11 kV से और कम कर दिया, क्योंकि यहाँ पे भी तो आगे तो जा ही रहा है ना, यहाँ दूसरा ट्रांसफार्मर आ गया, सॉरी ये 11 kV से। अब यहाँ पे जो घर आ गया, घर में सप्लाई आ गई, ये दूसरा घर आ गया अपना, आपके मित्र का। यहाँ भी तो बल्ब वगैरह लगाना होगा तो उसको चलाना होगा, ये 220 वोल्ट पर आ गया, ठीक है। ऐसे उधर दूसरे मोहल्ले में चला गया, ये इस टाइप की सप्लाई होती है, ठीक है ना। तो जनरेट किया, ये मैंने एक आइडिया दिया है, बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसा कुछ होता नहीं है, परफेक्ट एकदम परफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखो ये समझ में आ रहा होगा कि जब मैं यहाँ से यहाँ भेज रहा हूँ या फिर यहाँ से जब यहाँ भेज रहे हैं, तो आपको एक तो ये समझ आ रहा होगा कि सर 11,000 रुपये क्यों जनरेट किया, 200 रुपये भी नहीं कर लिया। 200 रुपये करते तो फिर कब तक जनरेट करते रहते, ठीक है ना। इसलिए 11,000 से ज्यादा तो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो और ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन ने क्या किया, 11 kV पे जनरेट किया। अब होगा क्या, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये जो पावर लॉस है, एवरेज पावर लॉस क्या होता है बच्चे, एवरेज पावर लॉस होता है IRMS स्क्वायर आर। कोई भी सर्किट हो जनरलाइज होता है। तो हाई वोल्टेज पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे अगर इधर वोल्टेज ज्यादा हो गया, अगर यहाँ वोल्टेज हाई है तो हाई वोल्टेज है तो करंट क्या होगी, यहाँ की करंट लो होगा, ठीक है। हाई वोल्टेज पे क्या होगा, हाई वोल्टेज है तो करंट क्या हो गई बच्चे, करंट क्या हो गई है, लो हो गई क्या, और करंट लो हो गई तो लॉस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा क्या, I स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हाई वोल्टेज पे सप्लाई किया जाता है, क्लियर है। ये जो ट्रांसमिशन किया जाता है किस पे किया जाता है, किस पे किया जाएगा बच्चों, ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज पे करंट कम हो जाती है और एवरेज लॉस भी कम हो जाएगी। तो ये इस टाइप से अपन ने कहानी समझ ली। तो पूरी कहानी आप लोगों ने लिख लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट अपन आ जाते हैं, देखो क्या है नेक्स्ट। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है क्वेश्चन के बारे में समझा देता हूँ। अगला क्वेश्चन समझा देता हूँ जरा क्या है, इसको रब करता हूँ। क्वेश्चन लिखता हूँ, 1 मिनट वेट करना जरा, आ जा रहे। हाँ, इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है, 220 वोल्ट AC is more dangerous than 220 volt DC, ठीक है। वह ऐसा क्यों है, ठीक है। मीन्स जो AC है ना वो ज्यादा डेंजरस है, 220 वोल्ट का AC जो आएगा वो 220 वोल्ट के DC से ज्यादा डेंजरस है, ऐसा क्यों। एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है, 1 मार्क में आता है। तो देखो ऐसा क्यों है बच्चों, देखो पहले तो ये जो AC का जो वैल्यू है ना वोल्टेज, ये RMS वोल्टेज होगा बच्चों, ठीक है ना। ये क्या होगा, फॉर AC जो AC के लिए वोल्टेज होगा, ये कौन सा वोल्टेज रहा होगा, RMS फॉर AC। तो ये जो वोल्टेज होगा ये भी RMS रहा होगा 220 वोल्ट। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, Vm, ये 220√2 वोल्ट होगी क्या, ठीक है। और जो वो वोल्टेज है वो तो DC में तो कोई दिक्कत नहीं, 220 वोल्ट ही है। तो ये जो इसका AC का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो DC से ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा डेंजरस है। एक रीज़न तो ये लिख देना है, तो मैं लिख देता हूँ क्या, हाँ टिंग टिंग टिंग, ठीक है। एक तो ये हो गया, और एक ये होता है
कि एक रीजन और कहा है, शॉक ऑफ एसी, ये तो ऐसे ही है बस इंफॉर्मेशन, शॉक ऑफ एसी इज अट्रैक्टिव, ठीक है, जो झटका लगेगा ना एसी का वो अट्रैक्टिव है, एंड दैट डीसी का जो शॉक होता है वो रिपल्सिव होता है, आपको फील नहीं करता, ठीक है, बस याद रख लेना है। और एक रीजन मैंने समझा दिया क्या, कि जो एसी की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, इफेक्टिव वैल्यू जो है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डीसी से ज्यादा आएगी, ठीक है, ये 220 वोल्ट का डीसी है, 220 वोल्ट का डीसी है, बट ये मैक्सिमम वैल्यू इससे ज्यादा आएगी, तो ये ज्यादा डेंजरस है, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से अपन ने ये यहाँ तक की कहानी लिख डाली बच्चों, ठीक है। तो वैसे एक टर्म हो रहे हैं तो अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हो, वैसे अपना चैप्टर ऑलमोस्ट 1 या 2 लेक्चर में खत्म हो जाना चाहिए अगला, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर में अपन ने इसी टाइप से क्वेश्चन की बातें करी, तो लेक्चर यही क्लोज करता हूँ बच्चों मैं आज वाला, तो थैंक यू।